कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शोर मत मचा, तू चोर है। राजमहल का खजाना चुराया है तूने। क्या बकवास है, मैंने कोई चोरी नहीं की। या तो सीधी तरह से खजाना दे, वरना अभी राजा के पास चल, फैसला वहीं होगा। अगर माँ जाग गई तो मुझ पर शक करेंगी, गांव भर में बदनामी होगी। बानी बिना कुछ सोचे समझे चुपके से उस अनजान आदमी के साथ घर से बाहर निकल गई। अब सुन, या तो मुझे असली चोर तक पहुंचा, वरना तुझे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। पर ये बताओ, चोरी क्या हुआ है? रानी माँ का कीमती हार, उसे ढूंढ और मुझे लाकर दे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा इससे क्या लेना देना? क्योंकि मैं तेरा वो सच जानता हूँ जिसे तू सबसे छुपा रही है। बता दूं सबको? नहीं, चुप रहो, मैं पता लगाती हूँ। बानी वहाँ से भागकर गांव के आखिरी छोर पर मौजूद एक पुराने घर में पहुंची। अंदर एक गुप्त दरवाजा था, जिसके पीछे राजकुमार गौतम और अनिका छिपे थे। रानी माँ का हार चोरी हो गया है, अनर्थ हो गया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, जो होना है होने दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। पर राजकुमार। कहा ना चली जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। जाओ यहाँ से। रुकिए राजकुमार, आपकी माँ परेशान होंगी, वो उनका सबसे खास हार था। जाइए और उसे ढूंढिए। बानी को ये काम मत सौंपिए, इतनी रात को ये अकेली कहाँ जाएगी? ए चुप करो, तुम्हें क्या पता अगर मैं बाहर गया तो अनर्थ हो जाएगा। बानी, तुम जाओ यहाँ से। बानी वहाँ से निकलती है, तभी खजांची का बेटा राहुल उसे देख लेता है। ओहो, ये बानी इस पुराने खंडहर के पास क्या कर रही है? यहाँ तो कोई ना कोई तो रहस्य है। बानी यूं ही कहीं नहीं जाती। राहुल बानी के सामने आता है और पेट पकड़कर झुक जाता है। बानी, मुझे तेज दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, क्या मुझे घर तक छोड़ दोगी? हाँ चलो, परेशान मत हो। बानी राहुल को लेकर उसके घर पहुंचती है। जैसे ही वो उसे बैठाती है, उसकी नजर मेज पर पड़े रानी के चमकते हार पर पड़ती है। बानी सन्न रह जाती है। तो असली चोर राहुल है, मुझे ये हार यहाँ से निकालना होगा। देख लिया ना, देख लिया, मेरे पिता महल का धन हमें नहीं देते। हम बहुत गरीब हैं बानी, इसीलिए ये हार मैंने लिया है, इसीलिए। पर राहुल, चोरी? मैं क्या बताऊं बानी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, उसका विवाह किसी और से होने वाला है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास धन नहीं था, मैं उसे खो नहीं सकता था, इसीलिए मैंने हार चुराया ताकि उसे लेकर कहीं दूर जा सकूं, उसके साथ रह सकूं। वो मेरी खुशी है, मेरा जीवन है। राहुल अभी बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पवित्रा पर पड़ती है, जो हाथ में एक पोटली थामे तेजी से भाग रही थी। पवित्रा, रुको, वो पोटली मेरे हवाले करो वरना अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ, मैं कहता हूँ, पवित्रा रुको, रुको, राहुल अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता है और पवित्रा को झपटकर दबोच लेता है। वो उसके हाथों से झटके के साथ पोटली छीनने की कोशिश करता है। बानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। राहुल आखिर इस पोटली के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है? और ये पवित्रा कौन है जो इससे इतना डरकर भाग रही है? राहुल जैसे ही पवित्रा के हाथ से पोटली छीनता है, तभी पोटली जमीन पर गिर जाती है। राहुल बस करो, अब और कितना गिरोगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पिछले 5 सालों से तुम्हारी हर गरीबी और बेबसी में साथ खड़ी हूँ, पर ये पाप मैं अपने सुहाग को एक चोर के रूप में नहीं देख सकती। अरे चली जा यहाँ से, अरे जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, चलो जाओ यहाँ से, अरे जाओ। फिर पवित्रा रोते हुए चली जाती है। पत्नी? राहुल, तुम तो कह रहे थे कि तुम किसी और से प्यार करते हो और उसकी शादी रोकने के लिए तुम्हें ये धन चाहिए, पर ये तुम्हारी अपनी पत्नी है।
और ये पोटली, इसमें सिर्फ हार नहीं है, इसमें तो राजमहल की और भी कीमती चीजें हैं। बानी, मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो तुम देख रही हो ना वो सच नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ राहुल, तुमने अपनी पत्नी को और मुझे धोखा दिया है राहुल। धोखे के बिना दुनिया चलती नहीं है बानी। और रही बात मेरी इस महान पत्नी की, तो इसे भी बहुत शौक था ईमानदार बनने का। अब ये हार और ये खजाना मेरा है। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम रानी माँ का हार लेकर बच जाओगे? राहुल, अभी भी वक्त है, इसे लौटा दो। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। बस मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, वे मेरी राह देख रही होंगी। अरे बहुत देर हो चुकी है हमदर्दी दिखाने के लिए। तेरी माँ इंतजार करती रह जाएंगी, पर तू वापस ना जाएगी। चल, अरे चल, चल। राहुल बानी को घर के अंदर ले जाता है। बानी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है, पर राहुल उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। खोलो, इसे खोलो राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? मेरी माँ बूढ़ी है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगी, वो मर जाएंगी। राहुल, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस अंधेरे में डर लगता है। दरवाजा खोलो, मुझे घुटन हो रही है यहाँ। चिल्लाती रह, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कल सुबह जब तू यहाँ से निकलेगी तो पूरा गांव तुझे चोर कहेगा। मैं ये हार और सारा खजाना लेकर यहाँ से गायब हो जाऊंगा और इल्जाम आएगा तेरे सर पर। मैं तो चला ऐसे ही वो रात बीत जाती है। सुबह होते ही पूरे राजमहल में हड़कंप मच जाता है। रानी का हार और खजाने का कुछ हिस्सा गायब था, जिसकी वजह से राजा वरुण देव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। खजांची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने सालों तक हमारा भरोसा जीता और कल रात हमारा ही खजाना चुरा लिया। नहीं महाराज, मैं सही बताऊं, मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस महल की सेवा में लगा दी। मैं चोरी का तो सोच भी नहीं सकता, वो भी इस उम्र में। ना महाराज, मैंने चोरी ना की है। फंस गए पिताजी। अब सारा इल्जाम इनके सर पर होगा और किसी को मुझ पर रत्ती भर भी शक नहीं जाएगा। खजांची, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, पर ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। या तो असली चोर तक हमें पहुंचाओ, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। फिर तू इस राज्य की सीमा में फिर कभी कदम नहीं रख पाएगा। अपमान का घूंट पीकर खजांची दरबार से बाहर आते ही खजांची के चेहरे की लाचारी गायब हो जाती है। चलो राहुल, जल्दी से, हमें बात करना है, चलो। खजांची राहुल का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए एक सुनसान कक्ष की ओर ले जाने लगता है। पवित्रा, जो स्तंभ के पीछे छिपी थी, ये देखकर दंग रह जाती है। ये क्या? अभी तो महाराज इन पर बरस रही थी और ये इस तरह इतने शांत कैसे हैं? और ससुर जी राहुल को इस तरह गुप्त कक्ष में क्यों ले जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना ही होगा। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। पवित्रा दबे पांव उन दोनों का पीछा करती है। जैसे ही वो दोनों कक्ष के अंदर जाते हैं, देखा राहुल, कैसे महाराज वरुण देव के सामने मैंने बेबसी का नाटक किया। अब बूढ़ा राजा अपनी ही आंखों के सामने लुट रहा है और उसे खबर तक नहीं है। मान गए पिताजी, आपके उस अभिनय ने तो कमाल कर दिया। चुम्मेश्वरी अभिनय। अब सारा शक गांव के उन बेकसूर लोगों पर जाएगा और हम यहाँ आराम से अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। हाँ, लेकिन बस कुछ दिन और। जैसे ही ये मामला थोड़ा ठंडा होगा, हम ये सारा खजाना लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अरे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि खजाना कहाँ गायब हुआ।
और महाराज को लगेगा कि असली चोर सीमा पार कर गया और हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे पिताजी। बाहर खड़ी पवित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईश्वर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पति और ससुर जी दोनों इस महापाप में डूबे हैं। ये सिर्फ चोर नहीं, गद्दार भी हैं। अब मुझे बानी को ये सब बताना ही होगा, वरना ये लोग पूरे गांव को तबाह कर देंगे। फिर पवित्रा भागते हुए उस कक्ष के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाती है। बानी, अनर्थ हो गया। जिसे हम बेकसूर समझ रही थी, वे खवांग जी, मेरे ससुर भी राहुल के साथ मिले हुए हैं। वे दोनों मिलकर पूरे गांव और महाराज की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्या खजांची जी भी? पर राहुल ने तो मुझसे कहा था कि उसके पिता उसे पैसे नहीं देते। ये तो पूरा परिवार ही धोखेबाज निकला। मैं जाकर महाराज को सारा सच बता दूंगी, फिर देखना उन दोनों को कितनी कड़ी सजा मिलेगी। नहीं बानी, अगर राजा वरुण देव को पता चला तो वे मेरे पति और ससुर जी को सजा देंगी। मैं जानती हूँ कि उन्होंने पाप किया, पर मैं अपने सुहाग को सूली पर चढ़ते हुए नहीं देख सकती। तो तुम क्या चाहती हो पवित्रा? क्या हम उन्हें भागने दें? तुम बस ये धन यहाँ से ले जाओ और महल में वापस कर दो। मैं उनसे कहूँगी कि वे सब कुछ छोड़कर सुधर जाएं। बस उन्हें माफ करा दो बानी। मैं अपने परिवार को मुश्किल में नहीं देख सकती। बानी को पवित्रा की हालत पर तरस आ जाता है। वो चुपके से वो धन और हार उठाती है और महल की ओर भागने लगती है। लेकिन अभी वो गांव की सीमा पर ही पहुंची थी कि अचानक राहुल और उसके पिता खजांची उसका रास्ता रोक लेते हैं। कहाँ चली बानी? तुझे लगा तू हमारी मेहनत की कमाई लेकर इतनी आसानी से निकल जाएगी? राहुल, ये चोरी का धन है, इसे वापस कर दो, वरना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अरे चुप कर लड़की, अब तू भी नहीं बचेगी और ये धन भी हमारा ही रहेगा। खजांची बानी से वो धन और हार छीनने के लिए झपटता है। बानी पूरी ताकत से पोटली अपने सीने से चिपका लेती है। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, पर ये धन मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। दे इसको, दे इसको, छोड़ इसको, छोड़। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक कड़क आवाज आती है और राजकुमार गौतम सामने आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये धन लेकर भागने की? मैं इतने दिनों से खामोश था, पर अब और नहीं। ठीक है, इस बार तो तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ बानी। राजकुमार आ गए, पर याद रखना अगली बार छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो पिताजी, जल्दी से चलो, यहाँ से निकलना ही ठीक है। चलो जल्दी चलो। राहुल और खजांची डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। बानी के सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। बानी, माफ कर दो, मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब चलो, हमें महाराज को सब कुछ सच बताना होगा। चलो आओ, बस 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 चुप हो जाओ, चलो आओ। ठीक है राजकुमार, चलिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर कभी ऐसे एक साथ चल पाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे राजकुमार का साथ मिल रहा है। बानी मुस्कुराते हुए सारा धन और हार लेकर राजकुमार के साथ राजमहल पहुंचती है। जैसे ही राजा वरुण देव अपने बेटे गौतम को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बरसों पुराने मंजर यादों में घूमने लगते हैं। मालीपुर राज्य में राजा वरुण देव अपने इकलौते पुत्र गौतम के साथ रहते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन दरबार में मंत्री गंभीर अवस्था में बैठा था। महाराज, राजकुमार तो अब विवाह के योग्य हो गए हैं। हमें कोई योग्य कन्या ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, हम भी यही सोच रहे हैं। वैसे क्या आपके ध्यान में कोई लड़की है? महाराज, पास के गांव में बानी नाम की एक लड़की है। उसकी बुद्धि की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती है, पर महाराज वो हमारे बराबर की नहीं है। आप राजकुमार का विवाह उससे भला मतलब कैसे कर सकते हैं? मंत्री जी, जो बुद्धिमान है
और जिसकी तारीफ पूरा राज्य करता है वही मेरे बेटे के लिए सही है। बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं होता। जाइए, रिश्ता तय कीजिए। मेरी पत्नी भी बहुत बुद्धिमान है। अगर आज वो जीवित होती तो अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती। राजा वरुण देव खुशी खुशी गौतम के पास आते हैं। बेटा गौतम, हमने आपके लिए बानी को चुना है। वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। विवाह की तैयारी कीजिए अब, है ना? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, और जिसे मैं जानता तक नहीं उससे तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। राजकुमार, ये फैसला हमारा है, तुम मना नहीं कर सकते हो। गौतम गुस्से में महल से बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक भागती हुई एक लड़की अनिका उनसे टकरा जाती है। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? और इस तरह से बदहवास होकर क्यों भाग रही हो? क्या बात है? सब मेरे पीछे पड़े हैं, जैसे मैंने कुछ बिगाड़ा हो किसी का। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए। डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। चलो आओ। गौतम उसे घने जंगल के बीच अपनी एक गुप्त झोपड़ी में ले जाते हैं। हाँ, जब हम महल से ऊब जाते हैं ना तो यहाँ आकर बैठते हैं। यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, चिंता मत करो। आप दिल के बहुत अच्छे हैं राजकुमार, वरना अकेली लड़की देखकर दुनिया वाले पता नहीं क्या सोचते हैं। ओह, ये लड़की कितनी दुखी है। गांव वाले इसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। खैर, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे ये हो क्या गया है। मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। फिर थोड़ी देर परेशान होने के बाद गौतम महल वापस आते हैं, जहाँ मंत्री बानी को लेकर खड़े थे। राजकुमार, देखिए, ये रही बानी। इसकी बुद्धि और सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं है। सच में अद्भुत। बानी तो बहुत सुंदर है। बानी बेटा, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूँ। राजकुमार अगर मुझे पत्नी के रूप में अपनाएंगी तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। नहीं पिताजी, हम ये विवाह नहीं कर सकते हैं। हम एक अनाथ लड़की को जानते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार, तुम्हें बानी से विवाह करना होगा, वरना तुम इस राजमहल में नहीं रह सकते। तुम्हें अभी इसी वक्त ये महल छोड़ना होगा। हाँ ठीक है पिताजी, अगर आपके स्नेह की शर्त केवल बानी से विवाह करना ही है तो मुझे ये राजमहल और ये इसके सुख सुविधाएं छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। नमस्ते, जा रहे हैं हम यहाँ से। इतना कहकर गौतम तेजी से राजमहल से जाने लगे। महाराज रोक लीजिए राजकुमार को। वो भावावेश में कोई गलत कदम उठा लेंगे। राज्य का उत्तराधिकारी इस तरह वन भटकेगा तो प्रजा क्या कहेगी। रोकिए महाराज, रोकिए। जाने दो मंत्री जी, जाने दो। जब पुत्र अपने पिता की आज्ञा और कुल की मर्यादा से ऊपर अपनी मनमानी को रखता है, वो इस सिंहासन के योग्य कभी था ही नहीं। जाने दो उसे। महाराज, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरी वजह से आप पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते में दरार मत डालिए। अगर राजकुमार खुश नहीं है तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। आप उन्हें रोक लीजिए। नहीं बानी, अब ये बात विवाह की नहीं, सम्मान की है। जाने दो उसे, जाने दो। राजकुमार गौतम महल छोड़कर सीधे उसी पुरानी झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां अनिका उदास बैठी उनका इंतजार कर रही थी। हाँ, बानी बुद्धिमान है, सुंदर है, उसे कोई ना कोई योग्य वर मिल ही जाएगा। पर ये बेचारी अनिका, ये तो अनाथ है, लाचार है। अगर मैंने इसका हाथ नहीं थामा तो दुनिया इसे जीने नहीं देगी। क्या बताऊं, मुझे बानी को ठुकराना पड़ा ताकि मैं इस बेबस जान को सहारा दे सकूं। अनिका, मैंने तुम्हारे लिए अपना राजमहल और अपना भविष्य त्याग दिया।
क्या तुम मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या सच में राजकुमार आप मुझसे विवाह करेंगे? मुझ जैसी अनाथ लड़की के लिए एक राजकुमार का प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं है। मैं तैयार हूँ, पर मेरी माँ की पुण्यतिथि आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि 1 सप्ताह बाद हम विवाह करें, तब तक हमें इंतजार करना होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। मैं 1 सप्ताह यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, हैं? फिर ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। जैसे ही रात का गहरा अंधेरा छा जाता है, गौतम गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी अनिका दबे पांव झोपड़ी से बाहर निकलती है। मुझे जल्दी से जाना होगा। अनिका घने जंगलों को पार करती हुई अपने घर पहुंच जाती है। पिताजी, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने सिखाया था। राजकुमार पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुके हैं। शाबाश बेटी शाबाश। मैं जानता था कि राजकुमार बहुत ही सीधे और दयालु है। किसी का भी दुख देखकर उनका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। तो ये बताओ बेटा, क्या वो विवाह के लिए मान गए? हाँ पिताजी, और मैंने उसे पुण्यतिथि का बहाना बनाकर 1 सप्ताह के लिए उस झोंपड़ी में कैद कर दिया है। अब राजा वरुणदेव अपने बेटे के जाने के शौक में डूबे रहेंगे और महल की सुरक्षा कमजोर होगी। आहा, बहुत अच्छे। इसी 1 सप्ताह के अंदर मैं और पिताजी राजमहल के उस गुप्त खजाने को साफ कर देंगे, जिसे राजा अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। तुम बस उस बेचारी अनाथ लड़की का नाटक चालू रखना, ताकि राजकुमार वापस महल न चले जाएं। ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए। अगर राजकुमार की आंख खुल गई तो शक हो जाएगा। अनिका वहाँ से निकलती है। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी पवित्रा, राहुल की पत्नी, बाहर आती है। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। लालच में अंधी होकर आपने अपनी ही बेटी को मोहरा बना दिया, महाराज का विश्वास तोड़ा और राजकुमार की मासूमियत का फायदा उठाया। अरे शांत हो जाओ। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल सही सुन रही हूँ। अगर महाराज को ये सच पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। वे अन्याय ये नहीं सह पाएंगे। मैं ये अन्याय उनके साथ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको सच बता दूंगी। देखो पवित्रा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन अगर तुमने जाकर किसी को कुछ बताया ना, तो मैं तुम्हें इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है, समझी? आप लोग जो कर रहे हैं वे महाराज और इस राज्य के साथ सरासर गद्दारी है। मैं ये पाप होते हुए नहीं देख सकती। अरे चुप हो जाओ, चुप। तुम राहुल, तू पागल हो गया है क्या? अपनी ही पत्नी से ऐसे बातें करता है। क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा। चुप कर, तू जा यहाँ से, जा, चल जा यहाँ से, अपना काम कर। और पवित्रा, देख बेटा, तू फिक्र ना कर। राहुल ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा तू सोच रही है। अच्छा बेटा, तू जा, घर जा और काम देख, है ना बेटा? चल जा। राहुल वहाँ से चला जाता है। अरे रो मत बहू, मैं राहुल की तरह लालची नहीं हूँ। तू बेफिक्र रहे, मैं उसे ऐसी गद्दारी कभी नहीं करने दूंगा, है ना? हाँ बेटा, जा। आपका बहुत शुक्रिया पिताजी। आप पर भरोसा करके मेरा आधा बोझ हल्का हो गया कि कम से कम आप सही रास्ते पर हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमार गौतम घने जंगलों से गुजर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर बानी पर पड़ती है। राजकुमार गौतम, आप ठीक तो है ना? बानी, तुम यहाँ? बानी, मुझे माफ करना। उस दिन राज दरबार में मेरे पिताजी के सामने मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था। पर सही बताऊं, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। बस एक अनाथ लड़की जो मुसीबत में थी और मैं उसकी मदद करना चाहता था, बस। कोई बात नहीं राजकुमार, मुझे बुरा नहीं लगा। आपको जिसमें खुशी मिले वही कीजिए। मैं तो बस काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रही थी। अब मैं चलती हूँ। बानी वहाँ से चली जाती है।
गौतम अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने अनिका को चोरी छिपे झाड़ियों के पीछे से जाते देखा। अनिका इतनी घबराहट में कहाँ जा रही है? ओ, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। गौतम छिपकर अनिका का पीछा करने लगे। अनिका अपने घर पहुंचती है जहां खजांची खड़ा था। शाबाश अनिका, मैंने महल में अपने कार्य को अंजाम दे दिया। अब बस अगला कदम तुम्हें उठाना है, ठीक है? हाँ पिताजी, मुझे पता है आगे क्या करना है। हाँ, बस देखते जाइए। अनिका खजांची के कान में अपना अगला षड्यंत्र बताती है और खजांची कुटिलता से मुस्कुराने लगता है और अनिका वहां से निकल जाती है। राजकुमार गौतम वहां पहुंचते हैं। अनिका को आते हुए तो यहीं देखा था, पर वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर राजकुमार झोपड़ी में आ जाते हैं। अनिका, मैंने अभी तुम्हें कहीं जाते हुए देखा था। ये बताओ, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? सच सच बताओ। नहीं राजकुमार, आपको बुरा ना लगे, इसीलिए मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी ताकि हम अपने विवाह के लिए पंडित का इंतजाम कर सके, ताकि हमारा विवाह को कोई रोक ना सके। और अब तो विवाह नजदीक आ रहा है ना। हाँ, ये भी ठीक ही है। लेकिन अनिका, तुम्हारे कपड़े के नीचे मैंने कुछ गहने देखे थे, वो कहाँ से आए? तभी अनिका जोर जोर से हंसने लगती है और सारा सच राजकुमार को बता देती है। यानी कि तुमने सबके साथ गद्दारी की है? राजकुमार, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं कोई बेचारी अबला हूँ? मैं तो तुम्हें बस फंसाना चाहती थी ताकि मेरा भाई और पिता महल लूट सके। अब तुम इस झोपड़ी से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अनिका बाहर निकलकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। गौतम चिल्लाते रह जाते हैं, पर अनिका अपनी आखिरी चाल चलने निकल जाती है। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने उस दिन बानी की बुद्धिमानी पर भरोसा किया होता तो आज अनिका हमें इस तरह से धोखा ना दे पाती। वो खजांची की बेटी है और राहुल उसका भाई है। इन तीनों ने मिलकर हमें लूटा है। हाँ महाराज, राजकुमार जो कह रही है वे सच है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये हार बचाया है। जिसने हमारे परिवार को तोड़ने और राज्य को लूटने की कोशिश की है, उसे कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री जी, जाइए और उस गद्दार खजांची और उसके बेटे को यहाँ लाइए। कुछ ही देर में मंत्री खजांची और राहुल को दरबार में ले आते हैं। खजांची, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा षड्यंत्र। आखिरकार तुम कब से रच रहे थे ये षड्यंत्र? जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे 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 छोड़ दीजिए महाराज। मैं तो आपका सबसे भरोसेमंद हूँ, बहुत पुराना हूँ, सालों से सेवा की है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। जाने दीजिए महाराज, गलती हो गई। तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, बल्कि हमारे बेटे को भी अपने इस गंदे खेल का हिस्सा बनाया। अगर तुमने सिर्फ खजाना चुराया होता तो शायद हम तुम्हें एक पल के लिए माफ भी कर देते। हमें एक मौका दे दीजिए महाराज, बस एक मौका। नहीं, तुमने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। तुम माफी के लायक नहीं हो। सैनिकों, इन्हें ले जाकर अभी इसी वक्त राज्य की सीमा से बाहर निकाल दो। और याद रखना, आज के बाद ये दोनों कभी भी हमारे गांव की सीमा के आसपास भी नजर न आए। ले जाओ इन्हें। जो आ गया महाराज। सैनिकों, ले चलो इन गद्दारों को, ले चलो। सैनिक राहुल और खजांची को दरबार से बाहर ले जाता है। हाँ पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बानी ने न केवल मेरा जीवन बचाया, बल्कि हमारे कुल की मर्यादा भी बचा ली है, जैसा कि आपने कहा था। अरे, हम तो जानते ही थे राजकुमार कि हमारा फैसला आपके लिए विवाह का बिल्कुल सही है। हाँ, बानी वाकई में बहुत गुणी और अच्छी लड़की है। उसने हमारे राज परिवार के लिए जो किया, उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे।
पिताजी, हम बानी से ही विवाह करना चाहते हैं। हमें पता था कि हमारी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। बानी बहुत बुद्धिमान है, इसलिए देर से ही सही, पर चलो, तुम्हें अकल आ ही गई। हमें तुम दोनों का ये रिश्ता मंजूर है। फिर कुछ ही दिनों बाद राजा वरुण देव बानी और राजकुमार गौतम का विवाह बड़ी धूमधाम से कर देते हैं और दोनों खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं।